दूसरी तरफ एक लॉयर डोराइक की मदद कर रहा होता है। डोराइक से वू सियोंग के मर्डर को लेकर सवाल किए जाते हैं, लेकिन डोराइक बार बार यही कहता रहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब डोराइक के लॉयर को पता चलता है कि कोर्ट में डोराइक के अगेंस्ट कौन सा लॉयर खड़ा होने वाला है, तो वो डोराइक की मदद करना बंद कर देता है। फिर सेना उस लॉयर से पूछती है कि आपने डोराइक का केस डिफेंड करना क्यों छोड़ दिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लॉयर कहता है, केस के बारे में भूल जाओ। क्या तुम्हें पता भी है कि इस केस का प्रोसिक्यूटर कौन है? वो स्टोन हार्टेड क्वॉक है। प्रोसिक्यूटर क्वार्क एक बहुत ही मशहूर लॉयर्स के परिवार से है, जो पिछले 3 जनरेशन से केसेस जीतते आ रहे हैं। उनके अगेंस्ट जीतना किसी के लिए भी नामुमकिन माना जाता है। इसी वजह से डोराइक का पहला वाला लॉयर इस केस से हट गया, क्योंकि उसे पता था कि डोराइक ये केस हारने वाला है। फिर हम सेना को उसके कैबिन में बैठे देखते हैं। बहुत सैड होती है और डोराइक के लिए बुरा महसूस कर रही होती है। जब सेना बाहर जाती है तो वो देखती है कि फैंस वू सियोंग के रियल किलर को ढूंढने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ गोल्ड बॉयज के बाकी मेंबर्स यांग बिन और जाए ही, और यहाँ तक कि उनका सीईओ भी अपने दोस्त वू सियोंग की मौत की खबर से टूटे हुए होते हैं। तभी जाए ही कहता है, डोराइक ऐसा वू सियोंग के साथ कैसे कर सकता है? मैनेजर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए डोराइक को ब्लेम मत करो। फिर सीईओ सबको चुप रहने को कहता है कि जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पूरी न हो जाए। वो मैनेजर से कहता है कि बॉयज को डॉम ले जाओ। इसके बाद सीईओ को रिपोर्टर बेग का कॉल आता है। सीईओ कॉल रिसीव करके कहता है कि हमने बहुत पहले अग्री कर लिया था कि दोबारा कांटेक्ट नहीं करेंगे, राइट? लेकिन रिपोर्टर बेग कहता है कि उसने वही लड़की फिर से डोराइक के फनमीट में देखी है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर वो इसमें इन्वॉल्व्ड है? ये सीन इस एपिसोड में काफी सस्पिशियस रखा जाता है और आगे की स्टोरी में हमें पता चलता है कि वो लड़की आखिर कौन थी। फिर हम देखते हैं कि सेना डोराइक के सामने बैठी होती है। वह उससे कहती है, तुमसे एक सवाल पूछूंगी, तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। सेना पूछती है, क्या तुमने वू सियोंग को मारा है? डोराइक तुरंत कहता है, नहीं। वह परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उस पल सेना अपने मन में सोचती है, मैंने अब तक बहुत से अटकेबाज देखे हैं। कई बार लोग सच छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं और मैं पहचान लेती हूँ कोई एक्टिंग कर रहा है या नहीं। डोराइक को मैंने पहले शो में एक्टिंग करते देखा है और वह एक बहुत खराब एक्टर है। इसका मतलब साफ है, अभी वह झूठ नहीं बोल रहा। उसी समय सेना को यकीन हो जाता है कि डोराइक सच बोल रहा है। वह डोराइक से कहती है, मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करने में मदद कर सकती हूँ। इसके बाद डोराइक अपने मैनेजर से मिलता है और कहता है कि वह अपना लॉयर बदलना चाहता है, उसे सेना नहीं चाहिए। लेकिन मैनेजर उसे सच बताता है, सेना ही इकलौती लॉयर है जो ये केस लेने को तैयार है। कोई और तुम्हारा केस लेने को तैयार नहीं है और अब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सीईओ ने लीगल टीम को तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है। यह सुनकर डोराइक और उसका मैनेजर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर लोग और फैंस डोराइक को सजा देने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं अंदर कुछ लॉयर्स डोराइक पर दबाव डालते हैं और कहते हैं, अगर अभी अपना जुर्म कबूल कर लो तो सजा कम होकर सिर्फ 15 साल हो सकती है। डोराइक गुस्से में कहता है, मैं ऐसा जुर्म क्यों कबूल करूं जो मैंने किया ही नहीं? आप लोग जा सकते हैं, अब मेरे पास एक अटॉर्नी है। इसके बाद हम येसोल को देखते हैं। सेना को फोन करती है और बताती है कि पुलिस स्टेशन से डोराइक के बारे में कॉल आया है। सेना खुश हो जाती है और येसोल से कहती है, अपार्टमेंट की तैयारी करो और सारे जरूरी फाइल्स तैयार करो। फिर सेना अपने दोस्त चंग जे से मिलती है और कहती है, काम शुरू करने का समय आ गया है। इस घटना से एक दिन पहले कुछ ऑब्सेसिव फैंस बिना परमिशन डोराइक के घर में घुसे थे। वहां के गार्ड्स को शायद कुछ पता हो। जाओ और उनसे जानकारी निकालो। इसके बाद सेना उस अपार्टमेंट में जाती है जहां यह घटना हुई थी। उस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर फ्लैट 103 डोराइक का घर था।
और दूसरी मंजिल पर फ्लैट 102 गोल्ड बॉयज के मेंबर्स का डॉम था। सेना डोराइक के घर के अंदर जाती है और उसकी स्टेटमेंट को याद करती है। डोराइक के मुताबिक वू सेओंग रात करीब 8:10 बजे उसके घर आया था। करीब 10 मिनट बाद हाउसकीपर घर से चली गई और उस समय घर में सिर्फ डोराइक और वू सेओंग थे। आधी रात के आसपास वू सेओंग की हत्या हो गई। उसी रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सेना सोचने लगती है, अगर डोराइक कातिल नहीं है तो फिर वो कौन था और बिना जबरदस्ती अंदर घुसे कोई घर में आया कैसे। तभी प्रोसिक्यूटर क्वाक वहां आता है और अपना परिचय देता है। वह कहता है, यह केस बहुत सिंपल है। घर में सिर्फ 2 लोग थे और डोराइक को जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि इस घर का डोर कोड सिर्फ उसी को पता था। यहाँ जबरन घुसने का कोई निशान भी नहीं है। तो क्या यह साफ नहीं है? सेना शांत होकर जवाब देती है, चाहे कुछ भी हो, मैं इस केस की पूरी जांच करूंगी। तभी सेना की नज़र प्रोसिक्यूटर क्वाक की गर्दन पर बने एक तिल पर पड़ती है। उसी पल उसे याद आता है कि यही वही लड़का है जो स्कूल के दिनों में उसे परेशान किया करता था। सेना उसे देखकर कहती है, अब मुलाकात कोर्ट में होगी, और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद सेना का बॉस उसके पास आता है और कहता है, तुमने डोराइक का केस ले लिया, और वो भी प्रोसिक्यूटर क्वाक के खिलाफ। सेना का बॉस डर जाता है और कहता है, अगर तुम यह केस हार गई तो क्या होगा? सेना उसे शांति से समझाती है। आखिरकार बॉस मान जाता है और कहता है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बस बता देना। सेना जवाब देती है, इस केस को मैं खुद संभालना चाहती हूँ। फिर सेना अपनी असिस्टेंट येसोल से कहती है, डोराइक के केस से जुड़ी सारी फाइल्स अरेंज करो। कुछ देर बाद येसोल एक डॉक्यूमेंट लेकर आती है और सेना को देती है। वह कहती है, ये अटॉर्नी ह्वांग के नोट्स हैं। इसमें सस्पेक्ट्स के इंटरव्यू रिकॉर्ड्स हैं। सेना हैरान होकर पूछती है, तुम्हें ये कैसे मिले? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने खुद तुम्हें दिए हों। येसोल थोड़ा झिझकते हुए कहती है, असल में मैंने ये चुरा लिए क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहती थी। फिर येसोल सच बताती है कि वह गोल्ड बॉयज की फैन है। येसोल जाने लगती है। तभी सेना उसे रोककर कहती है, अगर तुम्हें इस तरह की और भी फाइल्स मिले तो मुझे दे देना। यह सुनकर येसोल बहुत खुश हो जाती है और अंदर ही अंदर सेना भी खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चंग जाए उन 2 लड़कियों को ढूंढ लेता है जो डोराइक के घर में घुसी थी। सेना उनसे कहती है, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। वे दोनों लड़कियां कहती हैं कि वे कभी डोराइक के घर नहीं गईं और वे किसी और ग्रुप की फैन हैं। तब सेना उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि वे डोराइक के घर के अंदर थी। सेना उन्हें डराने के लिए कहती है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं यह सब रिपोर्टर्स को बता दूंगी और तुम्हारे खिलाफ केस भी फाइल कर सकती हूँ। उसके बाद लड़कियां आखिरकार सच बताने के लिए मान जाती हैं। वे कहती हैं, रात के 11:50 से रात के 12 बजे के बीच गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होती है। उसी 10 मिनट के छोटे से गैप का फायदा उठाकर वो अपार्टमेंट के अंदर घुस गई थी। उन्हें सीसीटीवी कैमरास की हर डिटेल पता थी और बड़ी चालाकी से वे डोराइक के घर के पास छिपकर बैठी थी। जैसे ही डोराइक ने अपना डोर कोड टाइप किया, दोनों ने उसे देख लिया और उसी कोड से उसके घर में दाखिल हो गईं। दोनों लड़कियां कहती हैं कि उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करती हैं। लेकिन सेना सख्ती से कहती है, ये प्यार नहीं है ये किसी को डराने और चोट पहुंचाने जैसा है। अगले सीन में डोराइक और सेना साथ होते हैं। डोराइक डरे हुए अंदाज में कहता है कि उसने वू सियोंग को नहीं मारा। तब सेना उसे भरोसा दिलाती है, अगर तुम बेगुनाह हो तो मैं तुम्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। फिर कोर्ट सीन आता है जहां प्रोसिक्यूटर क्वाक डोराइक की गिरफ्तारी की मांग करता है, लेकिन सेना डिफेंस में खड़ी होकर बताती है कि घटना वाले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान के आने के सबूत बारिश में मिट गए हों। प्रोसिक्यूटर के पास कोई पक्का सबूत नहीं होता। कोर्ट डोराइक की गिरफ्तारी से इनकार कर देती है।
इसके बाद सेना बताती है कि डोराइक के घर की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और अब वो अपने घर वापस जा सकता है। दूसरी तरफ वही मिस्टीरियस लड़की टीवी पर डोराइक से जुड़ी खबरें देखती हुई दिखाई देती है। सेना और उसका दोस्त चंग जाए डोराइक को घर छोड़ने लेकर जाते हैं। रास्ते में डोराइक अपनी ही पोस्टर देखता है जिस पर किसी ने मर्डर लिख दिया होता है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। घर पहुंचते ही वू सियोंग की यादें उसे घेर लेती हैं और घबराहट में वो घर से बाहर सड़क पर भाग जाता है। सड़क पर बैठकर वो सोजू पीता है और आखिरकार बेहोश हो जाता है। कहानी के बारे में और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।